हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कैट 2023 स्लॉट 3 के 6 to 10 क्वेश्चंस। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 2020 वाज 1 लाख। द पॉपुलेशन डिक्रीज बाय 5% फ्रॉम द ईयर 2020 टू 2021। यानी कि 2000 में मेरे पास कुछ पॉपुलेशन थी विच वाज 1 लाख। इसके बाद मेरे पास डिक्रीमेंट हुआ 5% का इन द ईयर 2001 में। नेक्स्ट पॉपुलेशन आ गई है मेरे पास। इसके बाद क्या हुआ है, इंक्रीज बाय x% फ्रॉम ईयर 2021 टू 2022। इसके बाद मेरे पास क्या हुआ है, x% का जो है वो इंक्रीमेंट हुआ है और ये ईयर मेरे पास 2022 आ गया है। x और y जो है मेरे पास टू नेचुरल नंबर्स हैं। इफ द पॉपुलेशन इन 2022 वाज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन इन 2020, मेरे पास 2020 में जो पॉपुलेशन आई है वो 2020 से ज़्यादा आई है एंड द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 10। तो x इज ग्रेटर देन y, पहली बात तो ये पता होगा। अगर x ग्रेटर देन y नहीं होगा तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट नहीं आ सकता मेरे पास। दूसरी x माइनस y की वैल्यू मेरे पास 10 दी है। देखो यहाँ पे जब हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट और सक्सेसिव डिक्रीमेंट देखते हैं तो मुझे पता है नेट चेंज कितना आता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये मेरे पास ग्रेटर देन 0 आएगा, पहली बात तो ये है। अब प्लस की वैल्यू होगी तो मैं प्लस के साइन के साथ रखूंगा और माइनस की वैल्यू होगी तो माइनस के साइन के साथ रखूंगा। तो यहाँ पे x तो पॉजिटिव आएगा और y जो है वो नेगेटिव आएगा। तो x माइनस वाई, अब x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो नेट इफेक्ट जो आएगा वो एक्स वाई आएगा डिवाइड बाय 100 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x माइनस वाई, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 10, तो 10 माइनस एक्स वाई बाय 100 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो मेरे पास एक्स वाई मस्ट बी लेस देन 1000। यानी ये जो दो नंबर है मेरे पास x इंटू वाई, इनका प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 1000 होना चाहिए। पहली चीज, दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 10 के इक्वल होना चाहिए और x मस्ट बी ग्रेटर देन y। ठीक है, अब x इंटू वाई लेस देन 1000 होना चाहिए। अब यहाँ पे मुझसे पूछा है देन द लोएस्ट पॉसिबल पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 2021। यहाँ पे लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू तब आएगी जब y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जब मेरे पास y जो सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तो डिक्रीमेंट भी सबसे ज्यादा होगा। जब डिक्रीमेंट सबसे ज्यादा होगा तो जो पॉपुलेशन आएगी 2021 में वो सबसे कम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे y मैक्सिमम होना चाहिए x इंटू वाई में, और y x माइनस वाई में मेरे पास x बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 25 इंटू 35 लूँ, यानी कि ये मेरे पास y इंटू एक्स, क्योंकि x बड़ा होना चाहिए y छोटा आना चाहिए। तो y इंटू एक्स की वैल्यू अगर मैं लूँ y इंटू एक्स, वाई इंटू एक्स, ये मेरे पास 1000 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब सपोज y की वैल्यू मैं 25 लूँ और x की वैल्यू मैं लूँ 35, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 10 होना चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी आती है मेरे पास, दिस वैल्यू इज 875। ठीक है ना, तो और मैक्सिमम पॉसिबल है क्या, मैं 30 लेके देखता हूँ। 30 इंटू 40 ये मेरे पास होता है 1200। तो मेरे पास 1000 से छोटा चाहिए, तो एक रैंडम नंबर मैं 27 लेके देखता हूँ। 27 इंटू 37, दोनों का डिफरेंस 10 होना चाहिए। 27 इंटू 37, 27 इंटू 37 यानी कि डिफरेंस 10 है 32, 1024, 32 का स्क्वायर 1024 माइनस 25 इज 999। तो ये 1000 से छोटा भी है मेरे पास, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये वैल्यू x की हो जाएगी और ये वैल्यू y की हो जाएगी। मेरे पास y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 27%। इसका मतलब जो मेरे पास पॉपुलेशन इनिशियली थी 2000 में, उसकी 27% कम हो जाएगी। ये y की मैक्सिमम वैल्यू है, सारी कंडीशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो y की वैल्यू 27% हो गई है। तो यानी 1 लाख में से 27% कम कर दूंगा मैं, तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो 73,000 हो जाएगा। 27% कम कर दिया, तो डी ऑप्शन हेयर विल बी दी करेक्ट आंसर हेयर अप्लाइंग ऑल दी कंडीशंस। खाली इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है आपको, y इंटू एक्स शुड बी लेस देन 1000, x इज ग्रेटर देन y अगर नेट इंक्रीमेंट चाहिए तो, अदरवाइज नेट डिक्रीमेंट आ जाएगा और x माइनस वाई की वैल्यू 10 गिवन है मुझे। तो अप्लाइंग ऑल द कंडीशन वी फाउंड द आंसर एज 73,000 बाय कैलकुलेटिंग y इज इक्वल टू 27%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनिल मिक्सेस कोको विथ शुगर इन द रेशियो 3:2 टू प्रिपेयर ए मिक्सचर A and coffee with sugar in the ratio 7:3 to prepare mixture B. He combines mixture A and B in the ratio 2:3 to make a new mixture C. If he mixes C
with an equal amount of milk to make a drink, then the percentage of sugar in the drink will be. तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, अनिल जो है उसने कोको और शुगर को मिक्स किया इन द रेशो 3:2, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, कोको और शुगर इनको 3:2 में मिक्स किया। मैं मान लेता हूं इसकी क्वांटिटी थी 3x और इसकी क्वांटिटी थी 2x, ठीक है ना। और इससे मिक्सचर जो प्रिपेयर हुआ है मेरे को, वो ए मिक्सचर प्रिपेयर हो गया है। इस तरह से टोटल जो क्वांटिटी आ गई है मेरे पास वो 3x + 2x कितनी आ गई है, 5x। एंड नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या किया उसने, कॉफी विद शुगर को मिक्स किया है। किसको, कॉफी को और शुगर को मिक्स किया है इन द रेशो 7:3। तो मैंने मान लिया ये 7y है और ये मेरे पास 3y है। ये मिक्सचर बनता है मेरे पास B और टोटल जो क्वांटिटी आती है वो आती है 10y। ही कंबाइंस मिक्सचर A एंड B इन द रेशो 2:3 टू मेक ए न्यू मिक्सचर C। अब उसने क्या किया, इन मिक्सचर को 2:3 में पार्ट मिला दिया। मैं मान लेता हूं कि 2 लीटर इसने ये लिया है और 3 लीटर ये लिया है। ये लिया है 2 लीटर और ये लिया है 3 लीटर, ठीक है। तो अगर 2 लीटर लिया है तो इसमें शुगर कितनी आएगी मेरे पास, 2 लीटर अगर ये लिया है तो 2 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 2:3 में है ना, ये 3:2 में है, तो 2 पोर्शन ये हो गया, टोटल 5 हो गया। तो इसमें इंटू 2 ये मेरे पास हो गया 2 लीटर में शुगर का प्रपोर्शन, प्लस यहाँ पे 3/10 का रेशो है, 3/10 इंटू 3 करूंगा तो मेरे पास 3 लीटर में शुगर का प्रपोर्शन आ जाएगा। इस तरह मेरे पास टोटल जो वॉल्यूम आ जाएगा वो 2:3 यानी 2 लीटर प्लस 3 लीटर 5 लीटर हो गया। तो नया जो मिक्सचर बना है मेरे पास C, उसका जो वॉल्यूम आएगा मेरे पास वो आ जाएगा 5 लीटर। इफ ही मिक्सेस C विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क, यानी कि C का जो वॉल्यूम है वो 5 लीटर है और मिल्क जो मिलाया है उसमें वो भी 5 लीटर ही है, क्योंकि दोनों का मेरे पास वॉल्यूम सेम ही है। तो C 5 लीटर और मेरे पास शुगर हो गया 5 लीटर। टू मेक ए ड्रिंक देन द परसेंटेज ऑफ शुगर इन दिस ड्रिंक विल बी। तो मेरे पास परसेंटेज ऑफ शुगर किस में से निकालना होगा मेरे को, ये टोटल वॉल्यूम C का आ गया 5 लीटर, लेकिन मिल्क भी 5 लीटर है, तो मेरे पास टोटल जो वॉल्यूम हो जाएगा वो मेरे पास हो जाएगा 10 लीटर और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं सॉल्व कर लेंगे इसको। मैं पहली बात तो 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 4/5 प्लस 9/10 इंटू 10 आ रहा है मेरे पास। सॉल्व कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 8 + 9 विच इज। तो मेरे पास शुगर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा इन द मिक्सचर विच इज मिक्स्ड बाय मिक्सचर C एंड इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क, तो टोटल वॉल्यूम 10 लीटर अगर 2:3 में मिलाता हूं तो मेरे पास जो उसमें कॉन्सेंट्रेशन होगा शुगर का तो होगा 17%। तो डी ऑप्शन हियर विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन इजी क्वेश्चन फ्रॉम दिस लॉट। नेक्स्ट, लेट n be any natural number such that 5 to the power n-1 is less than 3 to the power n+1। कंडीशन क्या है पहली मेरे पास यहाँ पे कि 5 की पावर जो है मेरे पास 5 की पावर n-1 is less than 3 की पावर n+1, then the least integer value of m that satisfies 3 की पावर n+1 is less than 2 की पावर n+। ये कंडीशन हर n के लिए ट्रू होनी चाहिए और मुझे लीस्ट इंटीजर वैल्यू निकालनी है m की। दिस मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल n फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इस केस के लिए मुझे m की लीस्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं n की वैल्यूज पुट करना शुरू करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ n मेरे पास पहली बात तो नेचुरल नंबर गिवन है तो n = 1 पुट करता हूँ। n = 1 पुट करता हूँ तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 की पावर 0 विच इज 1। n पुट करता हूँ तो 3 स्क्वायर 9। कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हो रही है। n = 2 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास 5 की पावर 1 यानी 5 आ जाएगा। ये मेरे पास 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब इज 27। n = 3 पुट करता हूँ तो 5 का स्क्वायर आएगा विच इज 25। ये आएगा मेरे पास 81। ये मेरे पास है n = 3 विच इज बेसिकली 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 की पावर 4। n = 4 पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5 की पावर 4, 5 पावर 3, 5 पावर 3 इज 125। ये मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 यानी कि 243।
अभी भी ट्रू हो रहा है ये, जो गई मेरे पास 3 की पावर 5। n इज इक्वल टू 5 पुट करता हूँ, 5 पुट करने से हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा मेरे पास 3 की पावर 6 यानी कि 729 विच इज 3 की पावर 6। अगेन ट्रू हो रहा है मेरे पास। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू सबसे पहले n की निकालनी पड़ेगी, तब हम उस कंडीशन पे जा जाएंगे। तो n इज इक्वल टू 6 पुट करता हूँ मैं, 6 पुट करता हूँ तो मेरे पास 3 की पावर हो गया 5 की पावर हो जाएगा मेरे पास 5 की पावर 5 यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 5 ये 3125 और ये हो जाएगा मेरे पास 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 इज multiplied by 3 2187. Now here see this condition is not true. यहाँ पे ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, तो मैं ये देख सकता हूँ पहली बात तो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n जो पॉसिबल होगी इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी which is n is equal to 5. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n such that this condition is satisfied, इसका मतलब n की वैल्यू 5 आएगी यहाँ पे। जब n की वैल्यू 5 आ गई, अब मैं इस पे आऊंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखता हूं मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये हो गया मेरे पास 3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा मेरे पास n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 2 की पावर 1 प्लस m। अब ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो m की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 2 की वैल्यू 2 का क्यूब 8 होता है तो 2 की पावर 4 आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए तो n की वैल्यू 3 आनी चाहिए मेरे, ये वैल्यू ट्रू करने के लिए। अब n की वैल्यू 2 रखता हूं मैं, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या होगा मेरे पास 3 का क्यूब हो जाएगा विच इज 27, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी 2 की पावर 2 प्लस m, 2 प्लस m। अब 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 होता है, 5 यानी m इज इक्वल टू 3 रहना चाहिए मेरे पास, ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए। अब आप देख रहे हैं जब n बढ़ता जा रहा है तो m की वैल्यू बढ़ती जाएगी कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए। तो n की अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करा लेता हूं तो इट विल बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ m। यानी जब मैं n इज इक्वल टू 5 रखूंगा, n इज इक्वल टू 5 रखूंगा तो ये कितना आएगा मेरे पास 3 की पावर 6, n इज इक्वल टू 5 रखूंगा तो 3 की पावर 6 और 3 की पावर 6 कितना है मेरे पास 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 इज 729। ये मुझे ग्रेटर करना है m प्लस n के लिए और m की वैल्यू कितनी आ गई, n प्लस m लिख लेते हैं इसको। m की वैल्यू रखी है मैं यहाँ पे 5 प्लस m, ठीक है ना। अब देखना है आपको कि 2 की पावर जो है 2 की पावर 10 मुझे पता है 1024 होती है, 2 की पावर 9 जो होती है वो 512 होती है। तो अगर इसकी वैल्यू मैं 2 की पावर 9 रखता हूं तो मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, 2 की पावर 9 के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी कि 2 की पावर 9 जो होता है 512 होता है तो वो इससे बड़ा नहीं होता है। लेकिन जब मैं 2 की पावर 10 रखता हूं तो मेरे पास आएगा, जैसे कि अगर मैं 2 की पावर 10 रखता हूं विच इज ग्रेटर देन 729, ठीक है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब ये हुआ कि m की वैल्यू जब मैं 5 रखूंगा, m की वैल्यू 5 रखूंगा तो मेरे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी फॉर एवरी m। अब मुझे देखना है कि जब यहाँ पे मैंने n इज इक्वल टू 5 रखा तो 729 हो गया और मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो m इज इक्वल टू 4 यानी 2 की पावर 9 के लिए तो नहीं हो सकता, 2 की पावर 10 के लिए होगा तो m की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब मेरे पास n की मैक्सिमम वैल्यू 5 है मेरे पास, इसका मतलब ये है कि अगर मैं m की वैल्यू और बड़ी रखता जाऊंगा तो मेरे पास सेटिस्फाई होती ही जाएगी। तो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ m will be equal to 5 such that it satisfy this condition for all values of m and here given values of n are 5, ठीक है ना। so least value of m is 5। यहाँ पे डाउट आ सकता है आपके मन में कि m की वैल्यू 3 है तभी तो कंडीशन लीस्ट वैल्यू 3 पॉसिबल है तो सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ बिल्कुल कर रहा है, m इज इक्वल टू 3 के लिए कर रहा है, लेकिन जब n इज इक्वल टू 5 हो जाएगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है ना। हमें क्या करना है फॉर ईच सच n, हमें हर उस n के लिए सेटिस्फाई करना है जो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ हर n के लिए पॉसिबल हो सकता है, जब n की वैल्यू 5 होगी तो भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और उस केस में m इज इक्वल टू 5 लूंगा मैं तो मेरे पास ऐसा लिस्ट केस आ जाएगा, m की वैल्यू लिस्ट 5 होगी so that it satisfies the given condition for each such, ठीक है ना। अगेन मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन फ्रॉम दिस लॉट। नेक्स्ट
The sum of first two natural numbers, each having 15 factors, including 1 and the number itself is. क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि मुझे दो ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं, फर्स्ट जिनके ईच हैविंग 15 फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब मुझे ये मालूम है कि मेरे पास किसी भी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालता हूँ। n जो है अगर मेरे पास a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r एंड सो ऑन फॉर्मेट में है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो मेरे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो मेरे पास क्या होते हैं, p+1 इंटू q+1 into r+1 and so on. The given condition here is a, b, c and so on must be prime number. ठीक है ना, ये प्राइम नंबर होने चाहिए मेरे पास। हम मुझसे क्या कह रहा है कि p+1 q+1 r की जरूरत तो नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि मैं दो नंबर ही मेरा सेटिस्फाई कर देंगे इस कंडीशन को, क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए ना। तो आई कैन टेक द केस एज n इज इक्वल टू a टू द पावर p इंटू b टू द पावर q, क्योंकि दो नंबर में ही मेरे को पॉसिबल केस आ जाएगा, क्योंकि मुझे फर्स्ट दो नेचुरल नंबर निकालने हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये मुझे निकालना है कि p+1 टू q+1, ये दो नंबर जो हैं इनका प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 15। अब इसके लिए दो केस पॉसिबल है मेरे पास। पहला तो मेरे पास पॉसिबल है 1 इंटू 15 और दूसरा मेरे पास पॉसिबल है 3 इंटू 5। 1 इंटू 15 और 15 इंटू 1 वो तो एक ही बात हो गई, 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3 एक ही बात हो गई, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा मेरे पास, क्योंकि मुझे खाली नंबर ऑफ फैक्टर से मतलब है, इंडिविजुअल फैक्टर से मतलब नहीं। अगर मैं ये वाला केस लेता हूँ, पहला वाला केस लेता हूँ, तो मेरे पास उस केस में p की वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 इंटू 15 यानी ये वैल्यू 1 होनी चाहिए, जब ये वैल्यू 1 होगी तो p की वैल्यू 0 होगी, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, q+1 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब q की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 14, q की वैल्यू 14 एंड p इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास नंबर क्या आ जाएगा, मेरे पास नंबर विल बी ऑफ द फॉर्मेट सम p टू द पावर 14, p टू द पावर 14। अब मान लो ये मुझे मिनिमम नंबर भी चाहिए और b प्राइम नंबर होगा मेरे पास, तो नंबर मेरे पास 2 की पावर 14 आएगा। 2 की पावर 14 तो मेरे पास बहुत बड़ा नंबर होता है। बाकी दूसरा केस देखते हैं, अगर इससे मेरे पास छोटा आया तो ये आंसर होगा, वरना फिर वो वाला आंसर तो वही होगा मेरे पास। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि p+1 की वैल्यू हो गई है 3 और q+1 की जो वैल्यू हो गई है 5, ताकि दोनों का प्रोडक्ट जो है मेरे पास 15 आ सकता है। इस हिसाब से मेरे पास p की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 और q की जो वैल्यू आ जाएगी 4। पर क्या हो जाएगा मेरे पास, अब नंबर विल बी इक्वल टू a² इंटू b की पावर 4। अब a इंटू b मेरे पास प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अगर ये प्राइम नंबर्स होंगे, मेरे पास सबसे छोटे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2 और 3, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब नंबर सबसे छोटे होने चाहिए। तो a की वैल्यू 2 रख दूंगा, b की वैल्यू 3 रख दूंगा, तो आंसर आ जाएगा। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस क्या होगा मेरे पास, जब मेरे पास ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये दो नंबर्स आ जाएंगे मेरे पास जो कि मिनिमम होंगे। तो क्या पूछा है, सम पूछा है इनका। तो 2² इज 4, 3 का पावर 4 इज 81, ये हो गया मेरे पास 324। ये कितना हो गया मेरे पास, 9 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 144। मुझे इन दोनों का सम पूछा है, सम विल बी 864,468। तो मेरे पास ऐसे दो नेचुरल नंबर्स जो सबसे पहले होंगे और ईच हैविंग 15 फैक्टर्स, और उन दोनों का जो ईच नंबर ऑफ फैक्टर्स, वो मेरे पास ईच नंबर का जो फैक्टर होगा वो मेरे पास 468 आएगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 468। ठीक है ना। आई कंसिडर दिस एज इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। Rahul, Rakshita and Gurmeet working together would have taken more than 7 days to finish a job. On the other hand, Rahul and Gurmeet working together would have taken less than 15 days to finish the job. However, if they all worked together for 6 days, followed by Rakshita who worked alone for 3 more days to finish the job. If Rakshita had worked alone on the job, then the number of days she would have taken to finish the job cannot be.
तो जनरली जब कैन नॉट बी वाला क्वेश्चन आएगा तो हमें उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, और उसके जो मिनिमम वैल्यू होगी या मैक्सिमम वैल्यू होगी जनरली उसमें से कोई आंसर होता है। तो एक तो हमको हिंट मिल सकता है कि मिनिमम वैल्यू 16 है और मैक्सिमम वैल्यू 21 है, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा और 17 में से 20 नहीं होगा, बट हमें प्रिसाइसली निकालना होगा। तो निकालते हैं, कैसे आएगा वो। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, क्वेश्चन में ये गिवन है कि राहुल, रक्षिता, राहुल को हमने आर ए से रिप्रेजेंट किया है, रक्षिता को हमने आर के से रिप्रेजेंट किया है, और गुरमीत जो है ये मेरे पास वुड हैव टेकन मोर देन 7 डेज, तो इनको टाइम लग रहा है 7 डेज से ज्यादा, 7 डेज से ज्यादा लग रहा है। अब यहाँ पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास जो टोटल वर्क है वो टी यूनिट्स का है। मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरे पास टोटल वर्क है, टोटल यूनिट जो मुझे बनानी है वो मेरे पास टी यूनिट्स है, और आर ए यानी राहुल जो काम करता है पर डे वो एक्स यूनिट्स करता है, आर के जो काम करता है वो वाई यूनिट्स करता है, और जी जो काम करता है वो मेरे पास जेड यूनिट्स पर डे है। ठीक है ना, तो ये एक्स यूनिट्स पर डे बनाता है, ये वाई यूनिट्स पर डे बनाता है, और ये जेड यूनिट्स पर डे बनाता है, और टोटल मेरे को टी यूनिट्स बनानी है। तो मेरे पास टाइम कितना लगेगा उसके लिए, तो टी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि अगर टी यूनिट्स बनानी है और एक दिन में एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनती है मेरे पास तीनों के द्वारा, तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज होगा, तो उसकी वैल्यू 7 से ज्यादा आनी चाहिए। तो ये वैल्यू 7 से ज्यादा आनी चाहिए। इसका मतलब ये है t मस्ट बी ग्रेटर देन 7x प्लस 7y प्लस 7z। t की वैल्यू जो है वो मेरे पास ग्रेटर होनी चाहिए 7x प्लस 7y प्लस 7z से। तो यहाँ पे हमने इस कंडीशन को अप्लाई किया है, जिससे हमें ये वाली कंडीशन निकल के आई है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है हमको, ऑन दी अदर हैंड राहुल एंड गुरमीत वर्किंग टुगेदर, यानी कि राहुल एंड गुरमीत यानी कि आर ए प्लस गुरमीत वर्किंग टुगेदर वुड हैव टेकन लेस देन 15 डेज, वर्किंग टुगेदर लेस देन 15 डेज। इसका मतलब t डिवाइडेड बाय आर ए प्लस जी, ये कितना हो जाएगा x प्लस जेड। कितने नंबर ऑफ डेज आएंगे इस तरीके से, शुड बी लेस देन 15। इसका मतलब क्या हुआ, t की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन होनी चाहिए 15x प्लस 15z। ये मेरे पास ये कंडीशन निकल के आई है। तीसरी कंडीशन क्या गिवन है मुझे कि अगर दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, इस तरह से गिवन है कि दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, यानी कि मेरे पास आर ए प्लस आर के प्लस जी इन्होंने काम किया है मेरे पास 6 डेज, और उसके बाद आर के यानी रक्षिता ने काम किया है मेरे पास 3 डेज, तो मेरे पास टोटल काम कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से टोटल काम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आर एक दिन में कितनी बना रहा है एक्स, 6 दिन में कितनी बनाएगा 6x। सिमिलरली आर के एक दिन में बनाता है y, 6 डेज में कितनी बनाएगा 6y। जी एक दिन में बनाता है z, 6 डेज में कितनी बनाएगा 6z, और फिर आर के 3 दिन काम कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आएगी मेरे पास 3y। इस तरह से टोटल वर्क, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो मुझे बनानी है वो हो जाएगी मेरे पास 6x प्लस 9y प्लस 6z। अब इन दोनों कंडीशन का मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे, t की वैल्यू रखता हूं यहाँ पे, t की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 6x प्लस 9y, 6x प्लस 9y प्लस 6z। अगर इस कंडीशन को मैं अप्लाई करता हूं, मस्ट बी ग्रेटर देन 7x प्लस 7y प्लस 7z। ठीक है ना, तो x उधर जाएगा, x z उधर जाएगा, z मस्ट बी लेस देन 2y, यानी x प्लस z मस्ट बी लेस देन 2y। एक कंडीशन तो ये आ जाएगी मेरे पास। अब मैं इस वाली कंडीशन को अप्लाई करता हूं, t की वैल्यू यहां रखता हूं, t की वैल्यू यहां रखी तो 6x प्लस 9y प्लस 6z मस्ट बी लेस देन 15x प्लस 15z। सॉल्व करते हैं इसको, 9x प्लस 9z मस्ट बी ग्रेटर देन 9y। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस z मस्ट बी ग्रेटर देन y, यानी x और z मिलके जो यूनिट बनाते हैं वो ग्रेटर देन y होना चाहिए।
और मेरे पास x और z की जो वैल्यू है मिलके यूनिट्स की वो लेस देन 2y होनी चाहिए मेरे पास। ये आ गया मेरे पास। अब एक बार मैं टोटल वर्क दोबारा देखता हूं, और मुझसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है दैट जॉब नंबर ऑफ डेज टेकन वुड हैव टेकन टू फिनिश द जॉब बाय रक्षिता। अगर रक्षिता मेरे पास अकेला काम करे तो कितने दिन लगेंगे? तो भैया अगर टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मेरे पास t है और रक्षिता एक दिन में y यूनिट बनाती है, सो टोटल नंबर ऑफ डेज लगेंगे मेरे पास t बाय y टोटल नंबर ऑफ डेज लगेंगे। और t की वैल्यू कितनी है मेरे पास? t की वैल्यू निकल के आई है मेरे पास 6x प्लस 9y प्लस 6z। अब इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख दूं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स x प्लस 6 टाइम्स x प्लस z प्लस 9y, और टोटल नंबर ऑफ डेज आएगा t बाय y से। तो t बाय y की वैल्यू कितनी आएगी? t बाय y की वैल्यू आएगी 6 टाइम्स x प्लस z डिवाइडेड बाय y प्लस 9। अब ये एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया तो सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि x प्लस जेड की वैल्यू y से बड़ी है और 2y से छोटी है, यानी x प्लस की z की वैल्यू y से 2y के बीच में लाई करेगी। अगर x प्लस जेड की वैल्यू y से 2y के बीच में लाई करेगी तो मेरे पास t बाय y जो मुझे रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? ये वैल्यू अगर y होती है मेरे पास, x प्लस जेड इज y, तो दिस विल बिकम 6 प्लस 9 15, और ये वैल्यू अगर 2y होती है, ये वैल्यू अगर 2y होती है तो मेरे पास हो जाएगा ये 12 प्लस 9 21। तो मेरे पास जो वैल्यू होगी, जो मुझे रिक्वायर्ड आंसर निकालना है t बाय y का, वो मेरे पास 15 से बड़ा होगा और मेरे पास 21 से छोटा होगा। तो ये मैं कह सकता हूं कि t बाय y इज ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 21। ठीक है, तो 15 से 21 के बीच में ही लाई करना चाहिए। तो हमने पहले भी कहा था क्वेश्चन के स्टार्ट में कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की इसमें एक रेंज आएगी। मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, आंसर बीच वाली वैल्यू पॉसिबल होंगी। तो यहाँ पे 17 बीच में आ रहा है, दिस कैन बी पॉसिबल, 16 बीच में आ रहा है, दिस कैन बी पॉसिबल, 20 बीच में आ रहा है, दिस कैन बी पॉसिबल। तो यहाँ पे 21 जो वैल्यू है वो इस रेंज में लाई नहीं कर रही है t बाय y के, तो यहाँ पे ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन 21 हो जाएगा। अगर आप इक्वेशन को सिंपली समझ सकते हैं तो क्वेश्चन डेफिनेटली ये बहुत ही इजी होगा।